सो क्लास फाइनली हम लास्ट पेपर में पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर 5। ठीक है। सो इसमें हम इसके एमसीक्यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट सेलेक्टिव मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है वो पिक करेंगे। ठीक है। अब देखो डायरेक्टली मैं इसको स्टार्ट करके ख़त्म करता हूँ, फिर लास्ट में जो डिस्कशन करना है करेंगे। ठीक है। देखो सीधा हम इससे स्टार्ट करें तो इसमें पहला जो एमसीक्यू दे रहा है ये ऑलरेडी हम बहुत बार अब कर चुके हैं। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो सही से देखे हैं तो सिंपल क्या कह रहा है, p जो है 2³ इंटू 5x है और q जो है 2³ इंटू 3² इंटू 5 है एंड r जो है 2 इंटू 5 इंटू 7 है। देन एलसीएम फाइंड करना है हमें, मतलब एलसीएम हमें दिया हुआ है वैसे 2520 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। सपोज़ कर लो ये एलसीएम नहीं दिया होता तो तुम क्या करते, कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर यूज़ करते हैं एलसीएम के लिए, तो इधर 2³ आता। अब 3 कॉमन सब में नहीं है तो 3 का खाली 3 आ जाएगा, 2 5 कॉमन है, 5x 5 और 1। x अगर 1 होता तो ये लिखता ही नहीं, यानी 1 से बड़ा कुछ ना कुछ होगा, और 1 से बड़ा है तो मैक्सिमम पावर ही लिया जाता है एलसीएम के केस में, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा इंटू 7 इक्वल्स टू में 2520 ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो 5x की वैल्यू निकालनी है, इसको अपनी साइड रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे। यानी 2 पावर 3 था, ये भी इधर चले जाएगा तो इसको 3 टाइम्स लिख लो। 3² था तो ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा इधर, और ये 7 आ गया। अब वैल्यूज़ काटते चलो, जो लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा निकल जाएगा। 2 से डिविजिबल है तो 2 से काट देते हैं, 1 2 6 0, अगेन 2 से तो 6 3 0। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा, 2 1 0, फिर 3 से कट जाएगा 7 0, देन 7 से कट जाएगा 10, और 10 2 से कटेगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल हमें मिल रहा है 5x तुम्हारा पहले ही था और इधर खाली 5 ही आया, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी x की वैल्यू से क्या निकलेगी 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले का जो ऑप्शन है हमारा 1 होगा, यानी a आ जाएगा। ठीक है, था ये पुराने वालों की तरह, बस हल्का सा इसको एडअप करा हुआ था। यार मूव नहीं होगा ये, रिसाइज, इसको थोड़ा वेट, छोड़ो रहने दो इसको इसी में रहने देते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड इसी में हो जाएगा। इसमें कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर -4 और 6 का डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू पिक करनी है, यानी कितने यूनिट का डिस्टेंस होगा, 6 यूनिट का डिस्टेंस होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारा क्या निकल जाएगा, 6। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये लाइन यानी 4x + ky = 8, 2x + 3y - 5 = 0 पैरेलल है, तन के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब पैरेलल केस में तो देखो सी का कोई काम ही नहीं है, तो सी यूज़ ही नहीं करेंगे हम। ठीक, बेशक यहाँ पे एक RHS में एक LHS में है, मगर इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसको साइड करो, जो काम की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो पैरेलल केस में हम जानते हैं इसको थोड़ा सा इधर घुसा देता हूँ। तो देखो थर्ड पैरेलल केस में हम जानते हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर होता है, C1/C2 नॉट इक्वल होता है, तो उसका कोई रोल ही नहीं है। A इसमें से 4 दिया हुआ है, A2 देखोगे तो 2 दिया हुआ है, एंड B1 K है हमारे पास, एंड B2 जो है वो 3 है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 से 2 कटेगा, मतलब 2 से कट जाएगा तो 2 आएगा, 2 × 3 यानी 6। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, यानी A ऑप्शन, और कहानी खत्म। अब फोर्थ पे मूव करते हैं। ठीक है, पहले का 1 आया था, इसका 6 आया था, और इसका भी हमारे साथ 6 आया है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है। याद रखना, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। ठीक है, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस से अटैच होके एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसमें PQ 5 है, QR 6 है, एंड RS 4 है, तो PSP बताना है। देखो इसको ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी।
अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर एस। चलो अब इसकी हैबिट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इतना। ठीक है, तो देखो ये पी क्यू आर एस मान लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास पी एस दे रखा है। ठीक, पी एस कितना है, सॉरी पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देन क्यू आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आर एस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें पी एस बोल रहा है, ये बताना है क्या होगा। ठीक है, इसको एक्स अगर मान लेते हैं तो मैंने बताया था ये अपने सर्कल चैप्टर में प्रूविंग में पड़ी हुई है। अगर नहीं पता है तो जाके सर्कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है अच्छे से कि हमारे इस केस में जब क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड होता है तो उसके अपोजिट साइडों का सम बराबर होता है। यानी इसका अपोजिट साइड क्या होगा, पी क्यू और एस आर। तो यहाँ पर हमारा पी क्यू प्लस एस आर और पी एस और क्यू आर तो इक्वल्स टू पी एस एन प्लस क्यू आर, इनका बराबर होगा, सम बराबर होंगे। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास था 5, आर एस था 4, पी एस एक्स मान रखा है हमने जो निकालना है, और क्यू आर 6 है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो 5 + 4 9 एंड 6 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3, बस ख़त्म। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने इतना करा है, बाकी इसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, ए ऑप्शन कहानी ख़त्म। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में कह रहा है सेक थीटा माइनस 10 इक्वल्स टू वाई है, देन सेक प्लस 10 क्या होगा। याद रखना ये 2 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, तो इसको करके समझा देता रहो, अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक, देखो फिफ्थ, सेक थीटा माइनस 10 थीटा हमारे पास y दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सेक प्लस 10 बताना है। मैं इसी को यूज़ करके सेक प्लस 10 की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँगा, होल स्क्वायर ले लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू निकलेगी इधर तो सेक, एक मिनट इससे नहीं होगा, सॉरी मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ा होगा आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला बन रहा है, तो ए प्लस यानी सेक थीटा प्लस 10 और ए माइनस यानी सेक थीटा माइनस 10 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखोगे तो हमारे पास सेक माइनस 10 की वैल्यू पता है जो कि है y। ठीक, ये y दिया हुआ है, तो बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सेक माइनस 10 की जगह पे y आ जाएगा, और जब यहाँ पे y आएगा तो ये दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी सेक प्लस 10 जो होगा हमारा 1/y आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो दूसरे वाले का आंसर रेसिप्रोकल होगा। अब जैसे यहाँ पे सेक माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू वाई दे रखा है, अब पूछ रहा है सेक प्लस क्या, सेक प्लस 10 क्या होगा। इसका उल्टा ही पूछ सकता था, यानी सेक प्लस 10 दे देता वाई और फिर पूछता कि सेक माइनस 10 क्या होगा, तो उस केस में भी यही होता, जो वेरिएबल होता वो दूसरी साइड जाके अपॉन में हो जाता। और सेक 10 की जगह याद रखना यहाँ पे कोसेक और कोट भी यूज़ कर सकता है, यही सेम चीज़ में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको सही से समझाऊँ, जैसे यहाँ पे चार केस बन रहे हैं। पहला तो हमने देख ही लिया, दूसरा केस ये हो सकता है कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा की वैल्यू दे दे जैसे y, और सेक थीटा माइनस 10 की वैल्यू पूछ ले, तो सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/y, यही लगा के आइडेंटिटी। तीसरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे दे, मान लो x, और तुमसे पूछ ले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, और इसी तरीके से वो भी हो जाएगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है,
अब सेवन्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेवन्थ में कह रहा है इफ़ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ सर्कल इज। तो सर्कल इंस्क्राइब्ड हो रखा है, ठीक है, इन द स्क्वायर। वेट, इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है और उसकी साइड 10 है। तो एक बार देखो, बनाते हैं पहले इसको सही से। वेट, सिक्स्थ क्वेश्चन छूट गया, पहले सिक्स्थ एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको मैं एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। पहला वाला तो क्वाड्रेटिक है, क्लियर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की निशानी क्या है, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए और मैक्सिमम एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा और इधर 3x आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इसमें भी बना रहेगा, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखोगे, इधर एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो सी का जो मतलब सिक्स्थ का जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस सब चीज़ों को। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको पहले यहाँ पे अगर ड्रॉ करें हम, तो इस बेस पे ये कह रहा है कि एक सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर स्क्राइब्ड हो रखा है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। बहुत बेकार बनेगा, मालूम था। ठीक है, मान लो थोड़ा सा ऐसे ही है। अब यहाँ पे कह रहा है अगर स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो देखो स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल बताना है। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा मेरा सर्कल आउट बन गया है, बट अगर ये इंदर होता तो ये इससे टच होता और ये इससे टच होता, यानी जो स्क्वायर का साइड है वह एक्चुअल में सर्कल का क्या है, डायमीटर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब में सर्कल का जो रेडियस बनता है 10 का आधा, यानी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शेप बना लेना, कभी भी कन्फ्यूजन हो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में तो याद रखना ये स्क्राइब था, इसीलिए जब इसको हमने स्क्वायर के अंदर बनाया तो जो स्क्वायर की साइड लेंथ थी वो इसके डायमीटर के लेंथ के बराबर आ रहा था। तो साइड लेंथ को आधा करोगे तो सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया बताना है, और जो कि हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस पुट कर दो। आंसर ध्यान रखना सारे पाई में है, इसलिए पाई नहीं ओपन करेंगे, खाली आर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 5 था। तो जो आंसर आएगा मेरा 25 पाई आ जाएगा। तो 25 पाई देख लो कहाँ पर है, ए, ख़त्म, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। एट्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है अ पेयर ऑफ अ फेयर डाइस, मतलब फेयर डाइस का पेयर मतलब 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, ये वर्ड ध्यान रख लेना। तो टोटल जो आउटकम्स है एट्थ क्वेश्चन में, टोटल आउटकम्स है हमारा 6 स्क्वायर यानी 36, ठीक है। याद रखना किसी के भी टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो उसकी एक, ठीक है, जैसे एक डाइस फेंक रहा है या एक कॉइन फेंका जा रहा है, तो एक चीज़ में या एक क्वांटिटी कह लो या एक टाइम में क्या चांसेस बन रहे हैं वो आपको देखना है। थोड़ी खिचड़ी बन गई है, वो सही से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं एक सिक्के को एक बार उछाल रहा हूँ, तो एक सिक्के पे 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो उसके टोटल आउटकम्स 2 होंगे। वही सिक्के को अगर 2 बार उछालूंगा तो उसके टोटल आउटकम्स होंगे 4, और वही सिक्के को अगर 3 बार उछालता हूँ तो टोटल आउटकम्स मेरे पे होंगे 8, और वही सिक्के को अगर 4 बार उछालूंगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 16। ये याद रखना हमेशा, पर कह सकते हो पर मटेरियल, ठीक है, आपका कितना चांसेस बन रहा है उसको उसके नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोइंग या फिर कितने बार वो यूज़ हो रहा है उसकी पावर लेके सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा।
उसी तरह सिक्स डाइस को एक बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम 6 होगा। डाइस को 2 बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम्स 36 आएगा। डाइस को 3 बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 216। याद रखना प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछ सकता है इस केस में। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चन पे अब वापस अगर हम आए तो 8th में कह रहा है एक फेयर डाइस को, मतलब पेयर ऑफ फेयर डाइस को फेंका गया तो टोटल आउटकम्स कितने थे? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 7 ना आने की बतानी है। तो एक काम करो, 7 आने की पहले निकाल लो। ये ट्रिक याद कर लेना, ये बहुत काम की होती है। जैसे मैं सम को इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चांसेस को इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सम मान लो स्टार्टिंग 2 से ही होगी क्योंकि एक एक दो, मतलब दोनों डाइसों पे एक एक आएगा तो जुड़ने पे 2 ही बन सकता है मिनिमम। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 डाइस अगर फेंका जा रहा है तो 2 और 12 आने के चांसेस खाली एक ही बार होते हैं, या तो एक एक होगा या तो 6 हो सकता है। और 3 और 11 सम आने के चांसेस 2 होते हैं। 4 और 10 सम आने के चांसेस 3 होते हैं। 9 और 5 सम आने के चांसेस 4 होते हैं। और उसी तरीके से 6 और 8 आने के जो चांसेस होते हैं 5 होते हैं। और लास्ट 7 के 6 होते हैं। तो अब इसने पूछा है 7 ना आने के, तो 7 आने के 6 है। तो एक काम करते हैं हम, टोटल कितने? 36, उसमें से 6 हटा दो 7 वाले, तो कितना, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 35/36। सॉरी 35 नहीं, ये होगा हमारा 30/36। 6 से कटेगा तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए। समझ आ गया? अब देखो 9th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 2 sin 5x√3 है, तो x की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो इसको इसी में करा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो sin 5x वहीं पे रहेगा क्योंकि थीटा अलग नहीं हो सकता, बट 2 तो दूसरी साइड जा सकता है, तो √3/2 आ जाएगा। और इससे कंक्लूड क्या हो रहा है कि sin 5x √3/2 देखा जाए तो sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू है, रेशियो सेम है यानी थीटा सेम होगा, तो 5x = 6 हमारा होगा। और 5 से अगर 60 हम काट दें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 12। यानी इसका सीधा सीधा ऑप्शन क्या निकलेगा? बी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सम ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 1 to 5 1 to 15, यानी 1215 है। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उसको जोड़ने पे 1215 आ रहा है। तो इनका HCF अगर 81 है तो नंबर ऑफ पॉसिबल अनऑर्डर पेयर बताना है, ए और बी का क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इसको अब थोड़ा सही से करेंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो पानी पीने के लिए। देखो 10th क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसने बोला है सम 2 पॉजिटिव इंटीजर का है। एक काम करते हैं, दोनों का HCF हमारे पास 81 दिया हुआ है, तो अगर हम लेट कर लें, क्योंकि देखो अगर HCF 81 है यानी वो दोनों 81 के मल्टीपल होंगे, ये बात ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट द नंबर्स आर, एक को 81x मान लेता हूँ, ठीक, या ए भी मान लो, ए भी थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। एक को 81A मान लेता हूँ एंड सेकंड को 81B मान लेता हूँ, क्योंकि देखो दोनों नंबरों को अगर HCF 81 आ रहा है यानी दोनों नंबर 81 से डिविजिबल होंगे, तो पहले नंबर को मैं 81A और दूसरे वाले को 81B मान सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी दो नंबरों का सपोज़ कर लो 6 और 8, 6 और 8 का HCF देखोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 6 और 8 का HCF क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं 6 को 2 × 3 ले सकता हूँ या 2 × 3 ले सकता हूँ, और 8 को 2 × 4 ले सकता हूँ ना। तो उसी तरीके से ये कॉमन नंबर मैंने आगे लिख लिया 81 यहाँ पे, और ये वाले नंबर जो नहीं पता है उनको मैंने ए और बी मान लिया है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन्हीं दोनों का सम, कहाँ गए,
इन्हीं दोनों का सम 1215 आ रहा है, यानी 81 प्लस 81B, 81A और 81B को जोड़ने पर 1215 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 81 कॉमन निकाल के इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1215 को 81 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से कट रहा है, 3 2 7 4 0 5 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 9 एंड 1 3 5, ठीक। इसको 9 से दोबारा काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 1 टाइम में चले जाएगा और 4 लगेगा तो 5 टाइम्स में ख़त्म। तो A प्लस बी का सम जो है हमारे पास 15 आ रहा है, ठीक। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, याद रखना, क्योंकि एचसीएफ था इनका 81, इसका मतलब A और B ये जो है ना, ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब है कि इन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर आप नहीं आना चाहिए, समझे। तो अगर हम इसमें दिमाग लगाएं, दो नंबर ऐसे जिनको जोड़ने में 15 आ जाए और उनका कॉमन फैक्टर ना हो। 1 से अगर स्टार्ट करें तो 115 पॉसिबल है, ठीक है। याद रखना लिखा हुआ हुआ था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आ रहा है, और अनऑर्डर में देखा जाए तो 115 रख सकते हैं। अगेन 2 नहीं 3 5 रखा जा सकता है, और 3 5 हो सकता है। 3 5 के बाद अगर हम देखें तो 15 और किसके टेबल में आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं है कोई सा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था, द पॉसिबल और अनऑर्डर पेयर्ड। तो हम यहाँ पे 5 3 भी रह सकते हैं और 15 1 भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर 81 मेरा मतलब A था, A1 माना जाएगा तो 81 आएगा, और दूसरा 15 इंटू 81 होगा। फिर ऐसे ही 81 इंटू 3 होगा, 81 इंटू 5 इधर आएगा, फिर इधर 81 इंटू 5, 81 इंटू 3, ये तो सेमी पेयर बन जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल अनऑर्डर पेयर, तो हमारे पास देखो पॉसिबल अगर देखा जाए तो 81 से दोनों सेम ही चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अनऑर्डर पेयर 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा 1 या 15 रखोगे तो 81 से 1 इंटू आ रहा है, ये भी 81 से इंटू हो रहा है, और वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। सेम केस यहाँ पे भी आएगा, तो 2 ही होगा हमारे पास, ठीक है। मैं लास्ट में एक बार इसको कंफर्म कर दूंगा, अगर 2 के अलावा इसमें 4 आ रहा है तो। अब देखो 11th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस देन द रेडियस। तो इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं 11th। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 288 पाई। तो सीधा पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर इधर रहेगा, 288/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्यूब रूट में भी इन्होंने दे रखा है। ओ वेट, वॉल्यूम कह रहा है ना, सॉरी माई मिस्टेक। वॉल्यूम का मतलब है 4/3 पाई आर क्यूब, ये लगेगा हमारे पास, वो मैंने सरफेस एरिया का लगा दिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब 288 पाई, ये आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब अपनी साइड रहेगा, 288 है, 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो क्या 288 4 से डिवाइड हो रहा है, काटेंगे तो गया 7 और 2 टाइम्स में। अब अगर हम इधर क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो पहले 72 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 72 अगर देखा जाए तो 9 इंटू 8 आता है, और 8 हम जाते हैं 2 का क्यूब होता है, और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक। अब अगर क्यूब रूट आप लेते हो इधर तो 2 का क्यूब ऑलरेडी है, और 2 और 1 3 का क्यूब भी है इधर, तो दोनों बाहर आ जाएंगे रूट से, यानी 2 इंटू 3 हमें आंसर मिल जाएगा 6। तो इसका जो रेडियस होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा ए, ठीक। फिर 12th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है P इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ P बताना है। मिडल पॉइंट यानी मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। तो P कोऑर्डिनेट है -1 and 1, और
ये ए और बी, यानी ए हमारे पास है -3 बी और बी जो है 1 b+4 है। और अगर p इनके एग्जैक्ट मिड में आ रहा है -1 और 1 में आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम लगाएं तो हमें पता है -1/1 दोनों x वैल्यूज़ का सम का हाफ होगा, तो -3 + 1/2 आएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें ये वाला पार्ट b+1/2 भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। तो x वाले को कंपेयर करके बेनिफिट नहीं है, y वाले को कंपेयर अगर करते हैं हम तो 1, ठीक है, और ये b + b 2b प्लस ये b+4 था लास्ट, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। तो b+4/2 ये आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन निकाल के अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा और इधर 2 आ जाएगा अपना। और अगर देखा जाए तो ये 2 दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो 1 के साथ माइनस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या आएगी -1। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा इसमें b, ठीक। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं 13th में थोड़ा इन्होंने 11th-12th का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया है, बट इसको नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। PE कह रहा है 0.4 है, PF जो है 0.5 है, EF इंडिपेंडेंट टर्म है, तो P इंटरसेप्शन F बताना है, PE इंटरसेप्शन F। सिंपल, जब भी इंडिपेंडेंट वाला केस होता है ना तो वैसे तो आएगा नहीं है, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस है, बट बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना। अगर टर्म्स इंडिपेंडेंस है, ठीक है, तो इनका जो होता है E इंटरसेप्शन F हमेशा PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर होगा। तो बस आपको इंटू कर देना है, 0.4 × 0.5 हो जाएगा, यानी इसको इंटू करने पर 20 आता है, 2 नंबर के आगे डेसिमल यानी 0.2। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दूँ ये, ठीक है, कह रहा है इसमें एक ये कोड है ये, और यहाँ पे सेंटर है। सेंटर से ये जो कोड है ये हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है और कोड की पूरी लेंथ जो थी 16 थी। अब 9th क्लास में तुमने ये पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है कोड पे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये कोड की लेंथ को आधा अगर डिवाइड करेगा तो 16 का आधा यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 8 आएगा, ठीक। अब अगर तुम सेंटर को इसके इस पॉइंट से कनेक्ट करते हो तो तुम्हें रेडियस ही तो मिलेगा, और ये 90 है तो तुम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो जो मेरा r होगा उसका स्क्वायर 6² + 8² के सम के बराबर होगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 6 का 36 आता है, 8 का 64 आएगा, यानी 100 आएगा, और 100 का रूट करोगे तो आपको आंसर 10 मिलेगा, यानी इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 10। अब 15th देखते हैं। 15th क्वेश्चन में कह रहा है मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 20 इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 देन द न्यू मीन। मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है यानी डाटा दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना उसका अगर आपको मीन दिया हुआ है और या मीडियन दिया हुआ है, और उस ऑब्जर्वेशन में आप हर एलिमेंट को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो सेम इम्पैक्ट उनके मीन और मीडियन पे पड़ेगा। यानी अगर ये 10 ऑब्जर्वेशंस जो थी इनमें इनका मीन 20 था और हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, तो मीन भी जो होगा 5 से इंटू हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, 20 को 5 से इंटू कर देना है, यानी 100 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक। अब 16 देखते हैं। इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² + qx + r, जिसमें r 0 के बराबर नहीं है, इन 0 बराबर है इनके, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखो अगर 0 से बराबर है तो d = 0 होगा, और d होता है b² - 4ac, ठीक। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो पी क्यू का यूज़ है, तो मैं इसको इस टर्म में भी लिख लेता हूँ, q² - 4pr = 0, ये बनेगा। अब एक बात यहाँ पे समझ लेना, अगर
पी और आर, इन दोनों में से या तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया तो ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। अब प्लस बनते ही आंसर पॉजिटिव आएगा जो कि जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा होने का मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे। तो पहला तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर पढ़ के देख लेते हैं इनमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि पी और आर जो है इन दोनों का सिंबल हमेशा सेम होना चाहिए। पी आर देख लो कहाँ लिखा है, ये रहा। पी आर मस्ट हैव द अपोजिट सिम्बल्स। अगर ये नहीं अपोजिट सिंबल होगा तो ये दोनों इसको प्लस कर देंगे, अपोजिट नहीं होना चाहिए। ये रहा, पी एन आर मस्ट हैव द सेम सिम्बल्स, इनके साथ क्या होना चाहिए, सेम सिंबल होना चाहिए। सेम सिंबल होगा तभी ये हमेशा यहाँ पे माइनस बना रहेगा। ये अगर माइनस नहीं बना रहेगा तो उस केस में ये ज़ीरो फिर आना पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं अब। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, एक मिनट नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं चलो। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter and the length arc 11 centimeter is this। तो पेरीमीटर निकालना है, सिंपल है। देखो लेंथ, आर्क लेंथ दे रही है आपको। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, अगर मैं इसका सेक्टर ड्रॉ करूँ, क्योंकि इन्होंने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ही पूछा है, तो सेक्टर हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये जो है लेंथ ऑफ आर्क हो गया ये। और ये क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दोनों रेडियस है। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो बस रेडियस का क्या करना है, 2 टाइम्स इसमें जोड़ दो, पेरीमीटर मिल जाएगा आपको, है ना। तो बस इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल है। 11 है और 14 2 28 होता है, इसको जोड़ दो तो 9 और 3 39 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक, अब 18th देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है, इन ए बी सी ट्राइंगल डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, मीटिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पढ़ के इतना करेंगे तो गड़बड़ होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी ठीक है, ये मेरा ए बी सी। अब ये कह रहा है कि डी ई जो है ड्रॉन करा गया है बी सी के पैरेलल, तो बी सी के पैरेलल ये डी ई इधर बनेगा। अब ये क्लियर कर लेना डी किधर है और ए किधर है। मीटिंग ए बी एट डी, तो ए बी डी पे मीट कर रहा है और फिर ए सी पे ई कर रहा है, इतना दे दिया। पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम याद रखना, बीपीटी के बेस पे रेशियो बराबर होंगे। अब इसने जो जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं, फिर देखना है क्या करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ए डी जो है वो 3 है, एंड डी बी जो है 6 है, ए ई जो है 4 है। तो हमें ई सी बताना है क्या होगा, बस बीपीटी लगाते ही ख़त्म है। तो 3/6 मेरा 4 ई सी को एक्स मान लेते हैं, बराबर होगा 1/2 आएगा, 2 4 से इंटू हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8, ख़त्म। देखो 19 कह रहा है एस सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस देन एलसीएम। हम जानते हैं 2 नंबर का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एस सी एफ का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो क्वेश्चन ने इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 3072 और इनका एस सी एफ दे रखा है 16। डिवाइड कर दो, देख लो क्या जो एलसीएम क्वेश्चन दे रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 72 है, 4 से कटेगा, 4 से काट सकते हो इसको। तो अगर इसको हम 4 से काट दें, 4 4 से 16, 4 7 से 28, देन 2 लगेगा 27, तो 27 से छोटा क्या आएगा, 6 टाइम में 24, 32 8। ठीक, फिर 4 से कटेगा 192, तो एलसीएम 192 आ रहा है। तो ये तो असर्शन गलत निकल गया। ठीक, और रीज़न अगर पढ़े हम तो रीज़न क्या बोल रहा है, ए बी
is a two positive integer and then the HCF into LCM इक्वल्स टू A इंटू बी, ये बराबर होता है। तो ये तो सही कह रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही दे रहा है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको काटने पर हमारा आंसर अलग आ रहा है। क्वेश्चन ने 162 बोला था, हमारा 192 आ रहा है। तो इसका जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1 + tan स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। बात तो ठीक ही है, पुट करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, बट इसके बेस पे वो निकलता है। रीज़न कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ये स्टैंडर्ड एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर ये है तो ये पॉसिबिलिटी हमारी अच्छा गलत तो नहीं कह रहा है ये कि 1 + ये करते ही ये आ जाता है, ठीक है। बट देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर ही रहा है, क्योंकि दोनों अपने में सही है और इसका रिलेशन इससे निकल रहा है। तो हमारा इसमें जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी असर्शन सही है और रीज़न भी सही है और उसको एक्सप्लेन कहीं ना कहीं वो कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये लास्ट एमसीक्यू का था, ओसवाल का प्रैक्टिस पेपर 5 का। अब मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे 2 मार्क्स के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें करने हैं। जैसे मैं देखूँ तो मैंने बहुत से सैम्पल पेपर जो देखे हैं उनमें क्या बोलते हैं कंपोजिट प्रूविंग करने वाला, ठीक है, फिर नेचर ऑफ रूट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं इनमें से सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को निकालूँगा और उनमें से देखूँगा कौन से ज़्यादा वैलिड है और रिपीट्स कौन सा सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको मैं फिर बेस बना के एक यूट्यूब वीडियो बना के तुम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।